ये खबर हनुमानगढ़ जिले के दूधली गांव से, जहां 10 दिन पहले दरिंदगी कर तेजाब से जलाए गए युवक संपत सिंह ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक का आज चूरू जिले में बुकलसर गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुल्लू पुलिस ने के अनुसार इस संबंध में गोपीराम पर 14 सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं घटना में गोपीराम के भाई रवि की भूमिका सामने आई। इसके अलावा मृत्यु पूर्व युवक संपत ने दोनों के खिलाफ बयान दिए थे, जिसके आधार पर जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि युवक गाड़ी चालक है और फोन पर बात करने के विवाद में तेजाब से जलाने की बात सामने आ रही है। घटना में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। देने वाले शाग और तेरे सागे वारदात कौन करी, कौन मारे तने? मेरे सागे वारदात करने वाला दो बंदा, गोपीराम शाग प्लस बाद में भाई ने और बुला लिया। वो क्या नाम है भी? रवि शाग। रवि शाग किंगा बेटा है? लादू रानी शाग का बेटा है। कुटियो चौको कुट गया, फोन छीन लिया, गाड़ी नीचे पटक गया। बाद मेरी बेहोशी की हालत होगी। प्रदेश में कई इलाकों में बारिश लगातार जारी है। जैसलमेर, भरतपुर, पोखरण में जोरदार बारिश हो रही है। जैसलमेर और आसपास के इलाके में मंगलवार की शाम बरसात का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बुधवार की अगली सुबह तक चलता रहा। ये 3 तस्वीरें जहां पर अब तक बारिश हो रही है, जैसलमेर, भरतपुर और पोखरण। बीकानेर की पुगल ब्रांच से निकलने वाली केएचएम नहर में अचानक 50 फीट का कटाव आ गया। मौके पर पहुंचे किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है, लेकिन नहर में कटाव आने के कारण आसपास के खेत जलमग्न हो गए। सूचना के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। भरतपुर शहर में सुबह से ही बरसात का दौर जारी है। लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह जमकर बरसात हो रही है, जिससे अब किसानों को भी बरसात से नुकसान हो रहा है, क्योंकि रबी की फसल कटने के लिए तैयार है। इस समय बरसात से किसानों को फसल के नष्ट होने की आशंका ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार अब इसे बेमौसम बरसात भी कहा जा रहा है। कल दिन भर के उमस के बाद आज सुबह से ही बरसात का दौर शुरू हो गया। लगातार 3 घंटे से अधिक समय के अंतराल में रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिससे जनजीवन पर भी असर पड़ा है। जैसलमेर में पिछले दिनों की झुलसाने वाली गर्मी के बाद मानसून के अंतिम दौर की अच्छी बरसात हुई, जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। खासकर पशुपालकों को इस बरसात से मवेशियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था होने की उम्मीद है। मंगलवार शाम से रात तक गांव में अच्छी बरसात हुई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई जगह छोटी गाड़ियों को रुकना पड़ा। जैसलमेर के चांदन क्षेत्र में मूसलाधार बरसात की सूचना है। आज सुबह तक हल्की बूंदाबांदी होती रही। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां मानसून के बीच लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। गंभीरी नदी के पुलिया पर चेतावनी जारी करने के बाद भी नगर परिषद का कचरा गाड़ी पानी के बीच पहुंच गया और उसी समय कचरा गाड़ी बंद हो गया। गनीमत रही कि पानी का बहाव तेज नहीं था, जिसके बाद जेसीबी को बुलाया गया और बीच मझधार से कचरा गाड़ी को बाहर निकाला गया। हालांकि कचरा गाड़ी को बाहर निकालने में 1 घंटे का समय लग गया। और बात दौसा की, जहां कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हरजीराम चौधरी फील्ड विजिट कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कालाखो, रेटा, मानपुर, सीकराय सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने फार्म पॉन्ड, किसान सेवा केंद्र, खरीफ की फसलों में हुए नुकसान, जैविक खेती फार्म आदि का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रेटा गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बने प्लास्टिक फार्म पॉन्ड का निरीक्षण किया। साथ ही वहां मौजूद किसानों को प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड का निर्माण कर बारिश का पानी संग्रहण करने और उसका उपयोग फसलों की सिंचाई में करने की बात कही। इसके बाद संयुक्त निदेशक कृषि हरजीराम चौधरी सीकराय पहुंचे और वहां जैविक खेती फार्म का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित भी किया।
ग्राम रेटा के भाई पूर्णमल किसान के खेत पे, यहाँ पे जहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये फार्म पॉइंट बना रखा है, और ये फार्म पॉइंट जो है सहायक निदेशक कृषि विस्तार दूसरा वालों ने बनाया है। और इन्होंने जो है इस किसान भाई को 90,000 रुपये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दिया है। और इसमें जो आप देख रहे हो इस फार्म पॉइंट में करीब 13 लाख लीटर के आसपास जल इकट्ठा हो रखा है। और अब खबर रिट परीक्षा को लेकर रोडवेज की तैयारी की। 26 सितंबर को होने जा रही रिट परीक्षा को लेकर रोडवेज प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अजमेर आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए रोडवेज बस प्रशासन ने भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए सीबीएस के यातायात निरीक्षक लोकेंद्र यादव ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की तादाद को देखते हुए अजमेर, अजयमेरू और ब्यावर से अतिरिक्त बसें मंगाने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं बसों में रजिस्ट्रेशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि डीलक्स और वोल्वो बसों में अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए सामान्य बसों का प्रबंधन किया गया है, जिसे लेकर फिलहाल रिजर्वेशन सुविधा को बंद कर दिया गया है। और अजमेर में एक बार फिर भरोसे के कत्ल की घटना सामने आई है, जहां अलवर गेट थाना इलाके की रहने वाली नाबालिग ने अपने पिता के दोस्त पर रेप का केस दर्ज करवाया है। पीड़िता के मुताबिक घटना 1 साल पहले की है, जब घर में बर्थडे पार्टी के दौरान आरोपी भी पहुंचा। उसने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई। पार्टी वाली रात वो उनके घर पर ही रुक गया और रात को नशे की हालत में दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसने बात किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी, जिससे वो काफी डर गई थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है। मेरे पिता का दोस्त है, जिसका नाम राजकुमार सन ऑफ कन्हैयालाल है, जो मेरे पिता का दोस्त था और हमारे घर पर उसका आना जाना था, जिसने दिनांक 9/8/20 को हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन, बर्थडे पार्टी का आयोजन रखा गया था, जिसमें वो हमारे घर पर शराब का सेवन करके आया एवं कोल्ड ड्रिंक्स भी लेके आया था, जिसने कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई सभी घर वालों को, जिससे हमें चक्कर आने लगे और वो शराब के नशे में था। तो उसने मेरे पिता से कहा कि मैं रात्रि को अपने घर नहीं जा पाऊंगा, यहीं पर सोऊंगा। कोरोना की दूसरी लहर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग संसाधनों के मामले में पूरी तरह से लाचार और बेबस हो गया है। वहीं अब कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे से निपटने के लिए सरकार ने कमर कसना शुरू कर दिया है। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। यहां मेडिकल कॉलेज से संबंध राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में 4 करोड़ 29 लाख की लागत से आईसीयू तैयार हो रहा है। यह आईसीयू 20 बेड के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर FH गौरी ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस आईसीयू में मरीजों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वहीं डॉक्टर गौरी ने बताया कि इस आधुनिक आईसीयू के निर्माण के बाद अस्पताल में आईसीयू बेडों की संख्या बढ़कर 48 हो जाएगी। ऐसे में गंभीर मरीजों को भर्ती करने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका उद्घाटन सीएम गहलोत करेंगे। वहीं स्टाफ की कमी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार 4.29 करोड़ की लागत से भर्तिया अस्पताल में बजट घोषणा के अनुरूप और SMS प्रिंसिपल आदरणीय भंडारी साहब के जो अपडेट्स डाले हुए उसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पूरे राज्य में एक जैसी आईसीयू का निर्माण चल रहा है। उसी क्रम में चूरू के अंदर भी 20 बेड की एक आईसीयू बन रही है। अगर आपकी कोई खोई हुई कीमती चीज अचानक आपको मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी एक खुशी दौसा पुलिस ने दी है। मेरी पुलिस मेरा अभिमान। साइबर टीम ने किया बड़ा काम। लोगों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। ये तस्वीरें किसी मोबाइल मार्केट की नहीं बल्कि दौसा SP ऑफिस की हैं, जहां 25 लाख रुपए कीमत के अलग अलग 180 मोबाइल फोन रखे गए हैं। ये मोबाइल फोन कभी गलती से खो गए या चोरी हो गए थे। आज जिला स्पेशल टीम और साइबर टीम के कमाल की वजह से पुलिस के पास है।
मेरा मोबाइल खोया था बांदीकुई में और 7 महीने हो गए उसको, लेकिन 1 महीने बाद ही इन्होंने ढूंढ के, मतलब इन पुलिस प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी रही, तो 1 महीने के अंदर मेरा मोबाइल मुझे प्रोवाइड करवा दिया। बहुत अच्छा, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ एसपी सर को भी और अजय परिवार जी को, जो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की मोबाइल दिलाने में। मेरी पुलिस मेरा अभिमान के तहत पुलिस ने इनके मालिकों को एसपी ऑफिस बुलाया और जांच पड़ताल के बाद उनकी अमानत उन्हें सौंप दी। एसपी अनिल बेनीवाल ने खुद अपने हाथों से ये मोबाइल फोन लोगों को वापस लौटाए। ये जिम्मेदारी हमारी अपने साइबर सेल और अपने डीएसटी टीम को दी गई थी। जो भी विभिन्न थानों में फोन्स की जो कंप्लेंट्स थी, मतलब किसी के गुमशुदा की थी, किसी की चोरी की थी, उसके ऊपर एक पूरी टीम लगा के हमने कार्रवाई की और लगभग 180 फोनों को हमने रिकवर किया है। इनकी अप्रॉक्सीमेटली कीमत लगभग 25 लाख रुपए। और आज जो भी लोग हैं जिनके फ़ोन गए थे उनको बुला के उनके आईडीज चेक करके उनको फ़ोन वापस दिए जा रहे हैं। जिन लोगों के मोबाइल चोरी हुए थे या गुम हुए थे उनको आज मोबाइल वापस मिल रहे हैं, क्योंकि मोबाइल की जो रेट थी वो काफ़ी अधिक है। 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के फ़ोन है। ऐसे में आज खुद एसपी अनिल बेनीवाल ऐसे लोगों को फ़ोन वापस दे रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में हिंदूवादी संगठन के सदस्य पर फायरिंग की घटना के विरोध में आज कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। इस बीच दीपक प्रजापति के घर के सामने गली में चलने वाली जिम में रात को आगजनी की घटना के बाद पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। लोगों को सेहत की दवा देने वाला अस्पताल ही जब बीमार पड़ जाए, उसकी सांस उखड़ने लगे, उसे इलाज की जरूरत बढ़ जाती है, लेकिन जिम्मेदार है इस और ध्यान देने की जहमत नहीं उठा रहे। परेशान करने वाली ये रिपोर्ट सिरोही से सामने आई है। यहाँ जिंदगी इत्तेफाक है, यकीन नहीं तो इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए जो चीख चीख कर अस्पताल की बदहाली बयां कर रही है। इलाज के इंतजार में फर्श पर बैठा मरीज, खून से लथपथ बेड, हाथ से बोतल पकड़कर सलाइन चढ़वाती महिला। परेशान करने वाली ये तस्वीरें सिरोही जिला अस्पताल की हैं, जिन्हें देखने के बाद कहने सुनने की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है। अस्पताल की बदहाली की ये कहानी यही खत्म नहीं होती। दीवारों पर टंगे जाले मरीजों का हाल बयां कर रहे हैं। कभी दीवार को तरसे, कभी दर को तरसे, हम हुए खाना बदोश, ऐसे की घर को तरसे। सचमुच अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए सरकार की पहल भी अस्पताल आने वाले मरीजों को राहत नहीं दिला सकी है। इस अस्पताल में संसाधनों की कमी का आलम यह है कि यहाँ सलाइन का बोतल टांगने के लिए स्टैंड तक नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम जब रात में अस्पताल का जायजा लेने पहुंची तो मरीज इलाज के लिए डॉक्टरों के कमरे में भागते नजर आए, लेकिन डॉक्टर साहब तो क्या मिलते, स्वास्थ्य कर्मी तक नदारद थे। कुर्सियां खाली थीं, इलाज के लिए हाहाकार मचा था। कईयों को पर्ची तक नहीं मिल रही थी क्योंकि पर्ची देने वाले कर्मचारी मोबाइल में बिजी थे, और तो और कहीं बीपी नापने की भी व्यवस्था नहीं थी। आधा घंटा थी वो भाई मोबाइल में मसली रही है, आधा घंटा थी वो आधा घंटे बीपी आई हुई है ज्यादा, तो वो चेक करा, चक्कर आ रही है, तब डॉक्टर साहब देखना तैयार नहीं उन्होंने, क्या बाहर बैठोगे, बाद में आना, बाहर बैठो, बाद में आना, बेगड़ा जाना, आइए एक चिट्ठी वाला वहाँ पे एडमिट रास्ता हुआ आधा घंटा थी, तब एडमिट टिक रही है, मोबाइल में ढूंढे पड़ी है। बताने की जरूरत नहीं कि कई मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं और कईयों के हाथ में अगले अस्पताल में रेफर होने की पर्ची थमा दी जाती है। ऐसे माहौल में जिंदगी को इत्तेफाक नहीं तो और क्या कहें। यहाँ मरीजों की चीख निकलती भी है तो होठों में ही घुट कर रह जाती है। पहले वो छटपटाता है, फिर उसकी देह ढीली पड़ती है और आखिर में ढह जाती है। क्या कोई जिम्मेदार इस बदहाल अस्पताल की सुध लेगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। इस यात्रा को लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसके जरिए पीएम मोदी ने कहा कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के महामहिम
राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 22 से 25 सितंबर तक 2021 यूएसए का दौरा करूंगा। मैं राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ पहले व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हमारे उपयोगी आदान प्रदान को जारी रखने पर जोर दूंगा। मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संबोधन के साथ अपनी यात्रा का समापन करूंगा, जिसमें कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों सहित वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये यात्रा अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, हमारे रणनीतिक भागीदारों जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को मजबूत करने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने का एक अवसर होगा। उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये बैठक अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने के ठीक बाद हो रही है। भारत अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है। ऐसे में वहाँ तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत के लिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर भी अहम बात हो सकती है, जिस पर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। इससे पहले पीएम ने नवंबर में बाइडेन को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच फरवरी और अप्रैल के महीने में भी बात हुई थी। साथ ही 3 बड़े सम्मेलनों में भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हो चुके हैं। हालांकि ये सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुए थे। इससे पहले पीएम मोदी ने बाइडेन से 2014 में मुलाकात की थी, तब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। बाइडेन 2013 में भी भारत आ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग विद the US President, President Joe Biden in the White House. You are undoubtedly aware that this would be the Prime Minister's first in-person meeting with President Biden. उनकी इस बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात, दुनिया भर में बढ़ रहे कट्टरपंथ और सीमा पार के आतंकवाद पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद इस इलाके में हालात तेजी से बदले हैं, जिससे भारत के लिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। Bilateral meetings would also feature current regional security situation following recent developments in Afghanistan. हालांकि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में जो बाइडेन ने साफ कहा कि हालात चाहे कैसे भी हों, आतंकवाद से लड़ाई में वो अपने साथी देशों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। Terrorist threats that arise today and in the future with a full range of tools available to us, including working in cooperation with local partners. पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की दूसरी खासियत है क्वाड नेताओं से उनकी सीधी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 24 सितंबर को क्वाड देशों के नेताओं से मिलेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने और एक दूसरे की मदद के मकसद से बनाया गया था। 12 मार्च 2021 को इस संगठन की पहली बैठक वर्चुअल तरीके से की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन को इस इलाके के विकास और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी बताया था। Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. वॉशिंगटन डीसी से 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वो संयुक्त राष्ट्र संघ की 76वीं आम सभा को संबोधित करेंगे। कोरोना की वजह से पिछली साल ये बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का मंत्र दिया था। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उपयोग करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ाई पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही उनका दुनिया के दिग्गज कारोबारियों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।